सभी को नमस्कार। पिंकी हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा प्रश्न है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल पूर्व हिंदी साहित्य इतिहास का लेखन। हमने पिछली वीडियो में भी हिंदी साहित्य से संबंधित एक प्रश्न किया था, वो प्लेलिस्ट में आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। और जो हमारे ये प्रश्न चले हुए हैं ये EMRS, KVS, NVS में जो सब्जेक्टिव पेपर है उसको देखते हुए हम एग्ज़ाम की तैयारी के लिए क्वेश्चन सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है हमने। तो आज देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल पूर्व हिंदी साहित्य इतिहास का लेखन। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का वास्तविक आरंभ 19वीं शताब्दी से माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम व्यवस्थित इतिहास लिखकर एक नए युग का शुभारंभ किया। आपको पता है जो हिंदी साहित्य का प्रथम व्यवस्थित इतिहास है वो रामचंद्र शुक्ल ने किया था। उससे पहले जो इतिहास लिखे गए वो व्यवस्थित रूप से नहीं लिखे गए। किसी ने कवियों के कर्म के अनुसार हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, किसी ने अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के हिसाब से साहित्य का इतिहास लिखा था। तो जो प्रथम व्यवस्थित इतिहास है जो कालखंड को देखते हुए लिखा गया वो सबसे प्रथम रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। आगे है रामचंद्र शुक्ल से पूर्व जिन्होंने हिंदी साहित्य लेखन का प्रयास किया उनमें फ्रेंच विद्वान गार्सा दतासी का नाम अग्रणी है। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की क्या है शुरुआत की थी। सबसे पहले इतिहास लेखन की अगर शुरुआत पूछी जाती है इससे आपके क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके क्लियर होते हैं कि जब इतिहास लेखन की शुरुआत की बात की जाती है तो सबसे पहले नाम आता है गार्सा दतासी का, जिसने फ्रेंच भाषा में जो हिंदी साहित्य लेखन का प्रथम प्रयास किया था, शुरुआत की थी। और जब व्यवस्थित रूप से प्रथम साहित्य इतिहास लेखन की बात आती है तो रामचंद्र शुक्ल का नाम आता है। इनके द्वारा इस्तवार दला लिटरेतुर हिंदुस्तानी नाम की ग्रंथ की रचना हुई। इनका जो ग्रंथ का नाम था वो था इस्तवार दला लिटरेतुर हिंदुस्तानी। आपको पहले तो एग्जाम में जब ऑब्जेक्टिव आते थे तो नाम आपने देखा तो गारसा तासी लगा दिया। अब आपको जब सब्जेक्टिव आप करते हो तो आपको लिखना भी आना चाहिए। आपने लिखने में बहुत कम मिस्टेक करनी है। तो जो ये नाम है तो आप बिल्कुल याद करें, लिखने की इसको प्रैक्टिस करें, नाम गलत ना लिखें क्योंकि एग्जामिनर आपकी जो व्याकरण संबंधी त्रुटियां हैं उन पर भी आपको देखेगा। तो हिंदी साहित्य की हिंदी की बात करते हैं तो त्रुटियां तो हो ही नहीं सकती हिंदी में, तो आप विशेष ध्यान रखें। सब्जेक्टिव एग्जाम है और हिंदी साहित्य संबंधित आपका एक प्रश्न आपका ज़रूर बनेगा, तो ये विशेष ध्यान रखें। आगे है इनके ग्रंथ का नाम है जिसका प्रकाशन 2 भागों में किया गया। आगे देखते हैं इनके प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 ईस्वी में और द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ। आरंभिक काल में मात्र कवियों के सूची संग्रह को इतिहास रूप में प्रस्तुत कर दिया गया। भक्तमाल आदि ग्रंथों में यदि भक्त कवियों का विवरण दिया भी गया तो किस वजह से धार्मिक दृष्टिकोण तथा श्रद्धातिरेक की अभिव्यक्ति के अतिरिक्त और कुछ उपलब्धि नहीं रही। 19वीं सदी में हिंदी भाषा और साहित्य दोनों के विकास की रूपरेखा स्पष्ट करने के प्रयास होने लगे। 19वीं सदी से होने लगा था हिंदी साहित्य और भाषा दोनों के विकास की रूपरेखा स्पष्ट रूप से इसके प्रयास किए जाने लगे। प्रारंभ में निबंधों में भाषा और साहित्य का मूल्यांकन किया गया, जिसे एक अर्थ में साहित्य के इतिहास के प्रस्तुति के रूप में भी स्वीकार किया गया। डॉक्टर रूपचंद पारिक गारसा दतासी के ग्रंथ इस्तवार दला लिटरेतुर हिंदुस्तानी को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास मानते हैं। पाश्चात्य और प्राच्य विद्वानों ने हिंदी के इतिहास लेखन के आरंभिक काल में प्रशंसनीय भूमिका निभाई है। शिव सिंह सेंगर सरोज, इनकी रचना है शिव सिंह सरोज की शिव सिंह सेंगर। साहित्य इतिहास लेखन के अनंत सूत्र। हिंदी के वे पहले विद्वान थे जिन्होंने हिंदी साहित्य की परंपरा के सातत्य पर समदृष्टि डाली। अनंतर मिश्र बंधुओं ने साहित्यिक इतिहास तथा राजनीतिक परिस्थितियों के परस्पर पारस्परिक संबंधों का दर्शन कराया। मिश्र बंधुओं ने। निष्कर्ष की बात करते हैं, यद्यपि
प्राच्य विद्वानों ने हिंदी के इतिहास लेखन का प्रयास तो किया, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम व्यवस्थित इतिहास लिखकर एक नए युग का समारंभ किया। उन्होंने लोक मंगल व लोक धर्म की कसौटी पर कवियों और कवि कर्म की परख की और लोक चेतना की दृष्टि से उनके साहित्यिक अवदान की समीक्षा की। ये था हमारा शुक्ल के साहित्य से संबंधित प्रश्न। अगला प्रश्न है कबीर की काव्य भाषा। एग्जाम में पूछा जा सकता है कबीर की काव्य भाषा। इस पे आप कैसे प्रश्न को फ्रेम कर सकते हैं। कबीर भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु घुमक्कड़ स्वभाव का होने के कारण उनकी भाषा में ब्रज, अवधी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, पंजाबी आदि का सम्मिश्रण मिलता है। जिस वजह से इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा गया है। तो ये इन 5 भाषाओं को मद्देनजर रखते हुए कहा गया कौन कौन सी? ब्रज भाषा, अवधी भाषा, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी और पंजाबी, जिससे उसे पंचमेल खिचड़ी या साधुकड़ी भाषा कहा जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें क्या कहा है? वाणी का डिक्टेटर कहा है। भाषा की भांति शैली भी अनिश्चित एवं विविध रूपात्मक है इनकी। जो कबीर की जो भाषा, जैसे इनकी भाषा साधुकड़ी बोली जाती है, पंचमेल खिचड़ी इनको नाम दिया जाता है, उसी प्रकार इनकी शैली भी क्या है? अव्यवस्थित एवं विविध रूपात्मक है। उनका समस्त काव्य मुक्तक है और गेय शैली में है। भाव के अनुसार उनकी शैली भी बदलती जाती है। शैली की बात करें तो सबसे पहले है खंडनात्मक शैली। कबीर ने धर्म के नाम पर प्रचलित रूढ़ियों एवं परंपराओं का डटकर विरोध किया है। ऐसे स्थलों पर उनके कथन में बुद्धिवाद एवं अक्खड़पन का प्राधान्य रहा है। ये कथन मर्म पर सीधी और करारी चोट करते हैं। तीखा व्यंग्य इनके शैली की प्रमुख गुण है। ऐसे अवसरों पर प्रयुक्त शैली को क्या कहा जाता है? खंडनात्मक शैली कहा जाता है। अगला पॉइंट है शैली के ऊपर अनुभूति व्यंजक शैली। यह शैली कबीर के साहित्यिक स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती है। पदों में गीति काव्य के समस्त लक्षण मार्मिकता, अनुभूति की गहराई, संक्षिप्तता, संगीतात्मकता आदि दिखाई देते हैं। पदों की भाषा अपेक्षाकृत प्रकट और सुघट है। अलंकार विधान। कबीर ने रूपक, अन्योक्ति, समासोक्ति, रूपाशोक्ति, उपमा, विभावना आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। ये अलंकार उनकी कविता में अत्यंत स्वाभाविक रूप से प्रफुल्लित हुए हैं तथा बिंब विधायक है। रूपक का यह विधान अति विशिष्ट है। आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। आप इसके अलावा कोई भी एक एग्जाम्पल अलंकार से संबंधित कबीर की किसी भी दोहे का, 2 पंक्तियों का आप दे सकते हैं। जो आपको याद हो आप उसका एक एग्जाम्पल तैयार रखें। कबीर जैसे सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, इनकी कुछ रचनाएं हैं जिनके आपको नाम याद रखने हैं और इनकी जो पंक्तियां हैं कम से कम सभी की, कबीर की, सूरदास की, तुलसीदास की, जो जो हमारे मेन कवि हैं, साहित्यकार हुए हैं, उनकी आपको कुछ पंक्तियां, कुछ कोट, जैसे शुक्ल के 2-4 कोट आपको याद होने चाहिए बिल्कुल। हजारी प्रसाद द्विवेदी के तो महादेवी वर्मा जो छायावाद के हैं, निराला पंत, तो इनके क्या हैं? प्रसाद के। इनके आपको पंक्तियां बिल्कुल काम आए। इनकी कुछ पंक्तियां आप याद कर लो जिनको आप एग्जाम में कोट कर सको। तो ऐसी आप पंक्तियां जरूर अवश्य याद करें। तो ये आते हैं अपने क्वेश्चन पे। रूपक का इसमें देख सकते हैं। सुरती ढिकली लेज लो मन नित ढोलनहार, कवल कुआं में प्रेम रस पीवे बारंबार। तो ये पंक्तियां हैं कबीर की जिसमें रूपक का देखने को मिलता है, रूपक अलंकार। आगे है कबीर के रूपकों की स्थिति यह है कि उन्होंने हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद के कुछ सांकेतिक शब्दों चंद, सूर, नाद, बिंदु, अमृत, औंधा कुआ आदि को लेकर अलंकार का अद्भुत नमूना क्या है? पेश किया है, जो सामान्यतः जनता के मानस पटल पर अपनी छाप छोड़ने में सफल रहा है। कबीर ने नलिनी और सुवटा को लक्ष्य करके अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत की व्यंजना द्वारा सुंदर अन्योक्ति लिखी है। उन्होंने जयसी की भांति अनेक स्थलों पर समासोक्ति के द्वारा गूढ़ आध्यात्मिक व्यंजना की है। जा कारण मैं ढूंढता सन्मुख मिलिया आए, धनी काली पीव उजला लागी न सको पाए। छंद योजना। कबीर की छंद योजना देखते हैं। कबीर ने अपने समय में प्रचलित अनेक छंदों का प्रयोग प्राय सभी पदों में किया है। कबीर की छंद योजना के संबंध में डॉक्टर गोविंद निगुणायत का यह कथन दृष्टव्य है। कबीर ने
अधिकतर सधुकड़ी छंदों का प्रयोग किया है। उनमें सबसे प्रमुख साखी, सबद और रमैणी है। इन छंदों के अतिरिक्त 34, कहरा, हिंडोला आदि और भी अनेक छंदों का क्या है प्रयोग किया है। प्राय कबीरदास के बीजक में निम्न काव्य रूपकों का प्रयोग पाया जाता है। आदि, मंगल, रमैणी, शबद अर्थात गेय पद, विप्रमतोषी, वसंत, कहरा, चाचर, गयान, चौतीसा अर्थात वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर के प्रारंभ करके पद लिखना, बेली, विरुहिली का विष उतारने वाला गान, हिंडोला, साखी, अस्तु आदि इनके क्या हैं, इन्होंने प्रयोग किए हैं। इन सब चीज़ों के गुण की स्थिति, गुण देखते हैं। कबीर की रचना में ओज गुण तथा प्रसाद गुण की प्रधानता है। माधुर्य गुण भी यत्र तत्र समाविष्ट है। वक्रोक्तियों में कवि का उक्ति वैचित्य देखते ही बनता है। निष्कर्ष, इस प्रकार यद्यपि कबीर ने कहीं काव्य लिखने की प्रतिज्ञा नहीं की, तथापि अपनी आध्यात्मिक रूप की रस की गागरी से छलकते हुए रस के काव्य की कटोरी में भी कम रस इकट्ठा नहीं हुआ है। कबीर ने जिन तत्वों को अपनी रचना में ध्वनित करना चाहा है, उसके लिए कबीर की भाषा से ज़्यादा साफ और जोरदार भाषा की संभावना भी नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है। अगला प्रश्न है सूरदास का विरह वर्णन। सूरदास ने जो श्रृंगार वर्णन किया है वो बहुत ही है। वात्सल्य वर्णन इनका पूछा जा सकता है, आप जरूर करें। वात्सल्य के तो सम्राट का कहे जाते हैं, तो इसका वात्सल्य और सूरदास का विरह वर्णन देखते हैं। क्वेश्चन, सूरदास का विरह वर्णन। सूरदास भक्तिकालीन काव्य कृष्ण काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उनकी कृतियों में मनोगत भावों और आंगिक चेष्टाओं का वर्णन जैसे मिलता है, वैसे हिंदी में विरल है। सूर वात्सल्य के विश्व के श्रेष्ठ कवि हैं। इसके अतिरिक्त श्रृंगार में भी उनकी समता या तुलना का कोई भक्तिकालीन कवि नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी में श्रृंगार का रस, राजस्व आदि यदि किसी ने पूर्ण से लिखा है तो वो क्या है, सूरदास ही हैं। आगे है, सूर के काव्य में वियोग वर्णन का सुंदर वर्णन हुआ है। कवि की दृष्टि में संयोग की अपेक्षा वियोग पर अधिक पड़ी है। विरह में प्रेम का रस गाढ़ा हो गया है। उधो को गोपियां कहती हैं, उधो विरहो प्रेम करो जो बिनु पुट पट गहत न रंगई पुट गही रसी परे। सुर के वियोग श्रृंगार में नायक बिहारी कृष्ण है और नायिका राधा एवं अन्य गोपियां हैं। राधा कृष्ण के श्रृंगार का वर्णन भी सुर का अभिप्रेत है। उन्होंने गोपियों की पृष्ठभूमि में राधा कृष्ण के प्रेम का सुंदर रेखांकन किया है। राधा अनायास ही ब्रज की गलियों में आ जाती है। कृष्ण की उन पर दृष्टि पड़ती है। कवि ने राधा कृष्ण के पूर्व राग की प्रभावशाली व्यंजना की है। खेलत हरि निकसे ब्रज खोरी, कटी छल कछनी पीताम्बर बांधे, हाथ लियो भवरा चकडोरी। ओच कही देखी तह राधा, नैन विशाल भाल दिए रोरी। नील बसन फरिया कटी, पहिरे बेनी पिठी रुचि झकझोरी। वियोग की तीव्रता प्रवास अवस्था में अधिक होती है। जब ब्रज छोड़कर जाते हैं श्री कृष्ण जी मथुरा में, तब कहा गया है कि जो वियोग की तीव्रता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, जब प्रवास अवस्था में होती है, जब श्री कृष्ण ब्रज छोड़कर जाते हैं। कृष्ण के ब्रज चले जाने पर गोपियों का हृदय विदीर्ण हो जाता है। वे कृष्ण के रथ को तब तक देखती रहती हैं जब तक वह नेत्रों से ओझल नहीं हो जाता। एक गोपी की अभिलाषा देखिए। पाछे ही चितवन मेरो लोचन, आगे परत न पाई। मन ले चली माधुरी मूर्ति, कहाँ करो ब्रज जाई। गोपियों की वियोग अग्नि उद्धव के ज्ञान वायु से बढ़ जाती है। वे उद्धव के ज्ञान को मानने के पक्ष में नहीं है। सुर के भ्रमर गीत के अंतर्गत राधा और गोपियों की विरह की सरल अभिव्यक्ति की गई है। विरह वर्णन की दृष्टि से यह प्रसंग सबसे अधिक मर्मस्पर्शी कथा विदग्धतापूर्ण है। देखते हैं कथन। सुनहु गोपी हरि का संदेश, कहते हुए उद्धव कृष्ण का संदेश लेकर गोपियों के पास पहुंचते हैं। वे निर्गुण ज्ञान का उपदेश देकर योग साधनाओं द्वारा गोपियों की विरह वेदना दूर करने का प्रयास करते हैं, परंतु
गोपियों को उनका शुष्क ज्ञान तनिक भी स्वीकार नहीं। वे उद्धव से तर्क वितर्क करती हैं, अपने हृदय की करुण दशा दर्शाती हैं। इस प्रसंग में वचन वक्रता, वाग्दिग्धता और कलात्मकता अत्यंत उत्तम रूप से अभिव्यक्त हुई है। इस प्रकार वियोग की सभी अवस्थाओं का चित्रण इस प्रसंग में मिलता है। सुर के जयसी की भांति विरह की व्यापकता सारे विश्व में नहीं दिखाई देती। उन्होंने केवल ब्रज की ही प्रकृति का क्या है वर्णन किया है। जो जयसी हैं उनकी जो विरह की व्यापकता है वो क्या है पूरे विश्व में है, लेकिन जो सुर है उनकी क्या है सीमित है, वो ब्रज की ही प्रकृति का चित्रण उन्होंने सिर्फ किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सुर के वियोग के ठाले बैठे का काम कहा है, क्योंकि 2-4 कोस की दूरी पर स्थित मथुरा जाकर गोपियां कृष्ण से मिल सकती थी। अब निष्कर्ष में कुछ कथन भी दिए गए कि सूरदास के ऊपर किसने क्या कहा गया है। इसमें आप हजारी प्रसाद ने कुछ कहा है तो आप वो भी कोट ले सकते हैं, शुक्ल ने जो कहा है वो भी ले सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस कथन का प्रतिवाद उन्होंने विद्वानों ने किया है, वह दूरी हृदय की है। इस प्रकार सुर का वियोग क्या है वर्णन अद्वितीय है। जो शुक्ल ने सुर के जो वियोग को है उसको ठाले बैठे का काम कहा है, तो इसका क्या है आलोचना की गई अन्य विद्वानों के द्वारा। तो उन्होंने ये कहा कि बात दूरी की नहीं है, बात क्या है हृदय की दूरी की है। तो ये क्या इसका इस जो शुक्ल के द्वारा कही गई बात का है, तो कुछ विद्वानों ने इसका क्या है खंडन किया गया और इस प्रकार कहा जा सकता है कि सुर का वियोग क्या है अद्वितीय है। तो ये थे आज हमारे 3 प्रश्न जो हमने कवर किए हैं। उम्मीद करती हूँ परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है उन तक ये वीडियो मददगार साबित हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद।